नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और अपने पसंदीदा शो देशहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया हफ्ता और नई खबरों के साथ देशहित की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको हमेशा की तरह यही बताऊंगा कि आज देशहित में तमाम खबरों के साथ वो 4 खबरें कौन सी रहने वाली हैं जो आपको मिस नहीं करनी है। 2013 में केदारनाथ घाटी में प्रलय की तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपको याद होंगी, कौन भूल सकता उन तस्वीरों को। उत्तराखंड में एक बार फिर कयामत टूटी है, बस इस बार जगह बदल गई। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने 34 सेकंड में एक गांव को जमीन के नीचे दफन कर दिया। पूरी खबर, सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश में भी आसमान से आफत बरस रही है। गंगा यमुना समेत तमाम नदियां तबाही मचा रही हैं। 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सूबे की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए कैसे सीएम योगी ग्राउंड पर खुद उतर आए हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। फिर उत्तर प्रदेश के बलिया के पंचायती राज अधिकारी के एक आदेश पर ऐसा बवाल मचा कि पहले डीएम को उस आदेश का खंडन करना पड़ा, फिर लखनऊ तक बात पहुंची तो सीएम योगी भी भड़क उठे और कार्रवाई का हंटर चला दिया। ये भी पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए अब तक पहुंचाऊंगा। और रात 8:27 आपको दिखाऊंगा कैसे योगी फोर्स ने 5 अगस्त पर होने वाली एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वो साजिश जिसे पाकिस्तान की धरती पर रचा गया था। तो ये तमाम खबरें होंगी, इसके अलावा भी खबरें आप एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी आप देखिए देशहित की कवर स्टोरी। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत ने आज ऐसा कहर बरपाया जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। उत्तरकाशी के धरली में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने तबाही की नई कहानी लिख दी। चंद मिनटों में, बल्कि सेकंडों में खूबसूरत गांव मलबे के ढेर के नीचे दब गया। लॉज, होटल, गांव, घर, बाजार सब तबाह हो गए। घबराई हुई आंखों के सामने मौत लोगों को अपनी आगोश में ले रही थी। एक ऐसा खौफनाक पल जब किसी को समझ ही नहीं आया कि कहां भागे, कैसे बचें। तबाही की 8 तस्वीरों के जरिए देखिए धराली में मची पूरी तबाही की कहानी। उत्तरकाशी के धराली इलाके में पहाड़ों की चोटी पर कहीं बादल फटा और साक्षात मौत तांडव करती हुई निचले इलाके की ओर बढ़ चली। उस इलाके की ओर जहां लॉज थे, होटल थे, गांव था, घर थे, बाजार थे और लोग अपनी ओर बढ़ती इस मौत से बेखबर थे। देखिए कैसे मटमैले पानी के साथ कीचड़, पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर गर्जना करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नीचे मौजूद लोगों को भागकर जान बचाने के लिए अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन मौत ने किसी को भी इतना वक्त नहीं दिया। कीचड़ और मलबे से भरी नदी शहर में उतर आई, लोगों को अपने साथ बहा ले जाने के लिए। अरे बह गया, ये मेरी खीरगाढ़ गधेरे में अचानक आए उफान ने सबसे पहले किनारे पर बने एक टीन शेड वाले घर और अपने साथ लगती इमारत को उड़ा दिया। इसके बाद तेजी से आगे बढ़ते सैलाब ने एक कतार में बने कई होटलों, रेस्टोरेंट्स और घरों को भी चंद मिनटों में ही तिनके की तरह ढहा दिया। धराली में आई हिमालयन सुनामी का ये दिल दहला देने वाला दूसरा वीडियो देखिए। पहाड़ की चोटी से तेजी के साथ नीचे की ओर आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को कैसे तिनके की तरह बहाता हुआ ले गया। 3 से 4 मंजिला घर एक ही झटके में मलबे के प्रहार से धराशायी हो गए। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों घरों को सुनामी की तरह आया मलबा अपने साथ बहा ले गया। चंद सेकंडों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर पत्थर दिल भी कांप जाए।
ये वीडियो देखिए कैसे लोग होटलों और गेस्ट हाउस से बदहवास हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती मुमकिन नहीं है। एक कार सवार भी फुल स्पीड से कार भगा रहा है, लेकिन तभी तेज बहाव वाले पानी के साथ 3 से 4 मंजिला घरों का मलबा इन सभी पर टूट पड़ा। कई जिंदगियां पानी और घरों के मलबे के ढेर तले दब गईं। ये खौफनाक दृश्य देख वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स की चीख निकल जाती है। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर देखिए। पहाड़ से आए मलबे ने जब सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था, तो ये शख्स उसी मलबे के ढेर से किसी तरह जान बचाकर निकलता हुआ दिखाई दिया। देखिए कैसे ये रेंगते हुए मलबे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर है मौत से जिंदगी की चल रही जंग की। पहाड़ से कितना मलबा नीचे आया होगा, उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर हो रहा है। ये 4 मंजिला घर कुछ देर पहले पूरा नजर आ रहा था, अब इसकी सिर्फ पहली मंजिल ही दिखाई दे रही है। इन घरों में लोग थे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर रहे होंगे तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनका क्या हश्र हुआ होगा। पहाड़ से आए मलबे के साथ दर्जनों की संख्या में घर बहे तो कई गाड़ियां भी सैलाब के साथ ही बह गईं। ये वीडियो देखिए कैसे ये कार नदी में गोते लगाते हुए तेजी के साथ बहती चली जा रही है। किनारे खड़े लोग चिल्ला रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि कार में कई आदमी मौजूद हैं। देखो भैया गाड़ी वहाँ पे जा रही है, कितने आदमी है यार? कितने आदमी है क्या? हाँ गाड़ी है, गाड़ी है, देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है उसमें। हाँ आदमी है, आदमी पूरा देखो। धराली की ये तस्वीर देख लोगों का दिल बैठा जा रहा है। इस खूबसूरत गांव का बड़ा हिस्सा अब समतल हो चुका है। मलबे के इस मैदान के नीचे इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा घर समाधि ले चुके हैं। जहां ये मिट्टी और गाद का ढेर नजर आ रहा है, वहां कुछ देर पहले जिंदगी गुलजार थी। अब यहां सिर्फ मातमी सन्नाटा पसरा है। जरा ये तस्वीर देखिए, पहाड़ से पानी के साथ आया मलबा सब कुछ खुद के भीतर समेटे हुए है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 20 से 25 होटल और होम स्टे इस मलबे के ढेर के नीचे ही दब गए हैं। पानी इतनी तेजी के साथ पहाड़ से नीचे की ओर आया कि लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। कई गाड़ियां, दुकानें और निर्माणाधीन ढांचे इसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। धराली में बने आर्मी बेस कैंप की ये तस्वीर देखिए, पूरा कैंप तबाह हो चुका है। कैंप के ठीक बगल में सैलाब के साथ मलबा जिस तेजी के साथ बहता हुआ चला जा रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस तबाही की शुरुआत हुई होगी तो कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। तबाही के ये वीडियो धराली के विपरीत दिशा में मौजूद पहाड़ी पर बसे मुखबा गांव के लोगों ने बनाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा, तबाही की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि लोगों को कैसे बचाएं, क्योंकि पहाड़ से आई तबाही ने सोचने समझने के लिए किसी को भी एक पल का वक्त नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां बादल फटने से यह आसमानी मुसीबत आई है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित वो धराली एक छोटा सा गांव है। धराली गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि धराली का मतलब ही होता है नदी के पास बसा हुआ। गंगोत्री धाम से धराली गांव की दूरी तकरीबन 19 किलोमीटर है। यह जगह हरसिल एरिया और गंगोत्री के बीच में मौजूद है। उत्तराखंड के धराली को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गंगोत्री मंदिर सर्दियों में बंद होने पर मां गंगा की मूर्ति को मुखबा गांव में लाया जाता है, जो धराली के पास है। हिमालय की गोद में बसा होने के कारण यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी आकर्षण का स्थल है। लेकिन अब तबाही ने इसकी सुंदरता पर दाग लगा दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश दौरे से सीएम धामी लौट आए हैं। सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है धराली में हुई इस त्रासदी के बाद।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आईटीबीपी की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। धराली में अब तक 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 22 पुरुष और 11 महिलाओं को बचाया गया है। अब तक 37 लोगों के रेस्क्यू की बात सामने आ रही है, जिसमें 22 पुरुष हैं और 11 महिलाएं हैं जिन्हें बचाया गया है। 4 बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है इस हादसे के बाद। लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और हालात को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो लौट आए हैं आंध्र प्रदेश के दौरे से। सीएम धामी ने उसके बाद हाई लेवल मीटिंग की है। आपदा प्रबंधन दफ्तर में ये अहम बैठक मुख्यमंत्री ने की है। रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है उन्होंने। तिरुपति से देहरादून पहुंचे हैं सीएम धामी। आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अगले आदेश तक उत्तरकाशी जिले में 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। तबाही के निशान छोड़ती तस्वीरें पूरे देश को डरा रही हैं, लेकिन धराली के मुश्किल वक्त में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और उनकी नुमाइंदगी कर रही देश की सेना, जो खतरे से निपटने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। भले ही उनका खुद का कैंप इसकी चपेट में आ गया, 7 सैनिक भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जांबाज धराली में अब मलबे से जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। वैसे सेना है तो डर के आगे भी जिंदगी है। जब भी आपदा आती है साथ में तबाही लाती है, लेकिन तबाही और बर्बादी के बीच हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो जाती है। धराली में कुदरत की विनाश लीला के दौरान हिंद के जाबाजों ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, मलबे से लोगों को निकालने के लिए सेना के जवान जमीन पर उतर गए हैं। मलबे से भरे इलाके में जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस शख्स के लिए ये जवान देवदूत बनकर आए, जिन्होंने मलबे में फंसे इस आदमी को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। सैलाब इतना खतरनाक है और इलाका पहाड़ी, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन एक चुनौती है, मगर हमारे सैनिक रस्सी के सहारे लोगों की जान बचा रहे हैं। अलग अलग तरह से भारतीय सेना और बाकी जवान लोगों को धराली की तबाही से न सिर्फ निकाल रहे हैं, बल्कि उनका इलाज भी किया जा रहा है। देखिए, सेना के अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है। क्लाउड बस्ट होने से काफी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है, और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी हैं, उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको हमने रिक्वेस्ट करके धराली में भारतीय सेना के 90 जवान, एनडीआरएफ की एक यूनिट, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें साथ मिलकर लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एसयूसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है, और सारी की सारी एजेंसी जिस मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं। चुनौती ये है कि यहाँ पहुँचने के लिए हवाई रास्ता भी बाधित हो रहा है, क्योंकि बादल फटा है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि आखिर बादल फटना किसे कहते हैं। दरअसल बादल फटना यानी कुछ ही मिनटों में किसी खास इलाके में बहुत ज्यादा भारी बारिश का होना। ये भारी बारिश इतनी तेज होती है कि जमीन उस पानी को सोख नहीं पाती, जिससे अचानक फ्लैश फ्लड हो जाता है। जब गर्म हवा में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है और बादल एक जगह रुककर तेजी से पानी छोड़ते हैं, तो बादल फटने की स्थिति बनती है। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां हवा ऊंचे पहाड़ों से टकराकर बादलों को एक जगह जमा कर देती है, और फिर जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो वो पूरे इलाके को बहा देता है। धराली के खीरगंगा में आई बाढ़ से यही हुआ। यहाँ हर्षिल हेलीपैड के क्षेत्र में जल भराव हो गया है। देखिए, सड़क के नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। भागीरथी नदी के किनारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है, और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव का इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो
जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से, जिसका भी बोला गांव के अंदर जिसके नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरा वही फ्लड आ रहा है, पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है। साहब कृपया करके बोला साहब ये पूरा से नदी से दूर रहें, धन्यवाद। नदियों से दूर रहें, जितना हो सके सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले उन लोगों को बचाया जाए जो ज्यादा मुश्किल हालात में हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभालकर पीड़ितों को बचाने का अभियान तेज कर दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तुरंत सेना वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि जिस धराली गांव में बादल फटा वहां से हर्षिल एरिया में सेना का कैंप महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर 1:45 पर जैसे ही बादल फटने की सूचना सेना को मिली तो सैनिक तुरंत अलर्ट हो गए। सेना ने 150 कर्मियों को तैनात किया जो महज 10 मिनट के भीतर ही घटना स्थल पर पहुंच गए और 20 से ज्यादा लोगों को सेना ने तुरंत बचा लिया और घायलों को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब अपने साथ पूरे गाँव को बहा ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती भी बनी हुई है, क्योंकि सिर्फ धराली ही नहीं, उत्तरकाशी के ही एक और इलाके में भी बादल फटा है। उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वाली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुक्खी टॉप पड़ता है, वहाँ भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहां से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। कुदरत ने करवट ली है तो इंसान का सामना सैलाब से हुआ, मगर देवभूमि में बचाव के लिए एक तरफ तो सेना और बाकी एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात कर हर मदद का भरोसा दिया है। सीएम पुष्कर धामी ने भी अधिकारियों को बचाव काम तेज करने के लिए कहा है। हमारी सेना के लोग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। सरकार हो या सेना या बाकी आपदा प्रबंधन टीमें, हर कोई बस उत्तरकाशी पर आई इस आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में लगे हुए हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और रात के अंधेरे में रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन है। मगर सेना है तो भरोसा रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सकुशल बचा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ी नहीं, मैदानी इलाकों में भी प्रकृति कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश के 21 जिले बाढ़ की चपेट में आए तो सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर उतर गए। साथ ही उनकी टीम 11 ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, तो वहीं राहत शिविरों में लंगर लगाए जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात और खराब हो रहे हैं। नदियां घाटों को रौंदती हुई गांवों और मोहल्लों में दाखिल हो गई हैं, जिसके चलते इंसान बेहद परेशान है। बाढ़ से हाहाकार, ग्राउंड पर सरकार। नदियां बनी आफत, प्रशासन अलर्ट। काशी में भी मोक्षदायिनी गंगा कहर बरपा रही है। यहां के सभी 84 घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। नमो घाट पर गंगा की लहरों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी में खड़ी नाव लहरों के थपेड़ों से जूझ रही है। 80 से लेकर नमो घाट तो कब का डूब चुका है। अब तो शहर के अंदर गंगा का प्रवाह है। काशी ही नहीं, यूपी के कुल 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उफनती नदियां लोगों के आशियाने छीन रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी अपनी टीम 11 के साथ मैदान में हैं। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों के दौरे पर हैं। 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में कैंप करने, राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आज खुद औरैया में मौजूद रहे, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने के साथ ही प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। राहत शिविर में जाकर बेघरों को मदद दी।
बाढ़ राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को, एसडीआरएफ की 18 टीमों को, पीएसी की फ्लड यूनिट की भी 21 टीमें अलग अलग जनपदों में तैनात की गई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के 21 जिलों की 48 तहसीलें बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम की मार से करीब 1,72,000 की आबादी प्रभावित है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में 1,196 नावों और मोटर बोट्स के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। मस्जिद हो या मकान, मंदिर हो या भगवान, सब इस जल प्रलय की जद में है। संगम तट पर मौजूद मठ मंदिर पूरी तरह डूबे हुए हैं। दशाश्वमेध घाट पूरी तरह जलमग्न है। इस घाट पर पहुंचने के लिए जिस गेट का निर्माण किया गया था वो लहरों के बीच से झांकता नजर आ रहा है। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है। ये आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 20 से 25 फीट ऊपर पानी है। ये गेट आपको सिर्फ नज़र आ रहा है और निचला हिस्सा इस पूरे घाट का डूबा हुआ है। ये जो आपको पेड़ सामने नज़र आ रहा है, रामबालक जी ये तस्वीर दिखाएं। ये जो पेड़ है यहीं पर पुलिस चौकी है, दशाश्वमेध घाट की पुलिस चौकी है, वो आपको नज़र ही नहीं आएगी तस्वीरों में। प्रयागराज के दारागंज इलाके में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया है। इलाके के आलीशान मकानों का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह जलमग्न है। घरों में पानी घुसा तो लोगों ने ऊपरी मंजिल पर आसरा लिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो छत पर रहने को मजबूर हैं। घर में कैद है पूरी तरीके से? पूरी कैद है। कोई मदद मिल पा रही है प्रशासन से? प्रशासन कोई मदद नहीं मिल रही है। तो खाना पीना कैसे हो रहा है? लाए इकट्ठा ला देते हैं, चलता हफ्ता 10 दिन तक। यहीं आते हैं बोट कर कहीं लेके यहीं आते ले आते हैं। मतलब इसी ऊपर ही रहना हो रहा है? बस यही रहना है, इसी में सोना भी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं। प्रयागराज के दारागंज इलाके में यूपी पुलिस के एक दरोगा की वायरल वीडियो सामने आई थी, जो गंगा का पानी घर में आने पर उनकी पूजा करते नजर आए थे। लेकिन मौजूदा हालात बिल्कुल अलग हैं। गंगा का पानी दरोगा के मकान के दूसरे तल तक पहुंच गया है, जिसके बाद पूरा परिवार घर छोड़कर यहां से जा चुका है। हम वो घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो घर है, अब पहली मंजिल कहें तो ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और इसी घर की जो तस्वीर है वो वायरल हुई थी, जिसके नीचे वाले हिस्से में जब पानी पहुंचा था तब दरोगा जो है चंद्रदीप निषाद ने बाकायदा माँ गंगा का अभिषेक किया था और अभिषेक के बाद कहें तो उनका स्वागत किया था। और अब यहाँ के जो हालात हैं वो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो दरोगा जी के घर में कोई है नहीं, कहें तो पलायन कर चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी एक्टिव कर दिए गए हैं। प्रयागराज के डीएम देर रात घरों में फंसे लोगों की मदद करते नजर आए। बाढ़ ने जिन लोगों के आशियाने छीने, उन्होंने राहत शिविरों में शरण ली। आपदा में घर छिना तो पीड़ितों का दर्द उनकी आंखों से छलक पड़ा। किराए घर था, हमने नहीं सोचे थे कि तब पानी आ जाएगा। अच्छा, किराए पर रहते थे, तब डूब गए। घर भी नहीं है साहब, हमारे पास घर भी नहीं है। देखिए, ये बाढ़ से पीड़ित लोग हैं जो कहें तो बाढ़ ने इनके घर को पूरी तरीके से चपेट में लिया और अब यहाँ पर ये कहें तो शरणार्थी के तौर पर हैं। इन राहत शिविरों में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी कैद हैं। प्रदेश सरकार की पहल की वजह से इन लोगों को छत और 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है, जो इस आफत काल में बड़ी राहत साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर भी मैदानी इलाकों में नदियों पर पड़ रहा है, जिसके चलते जीवनदायिनी नदियां आफत मचा रही हैं। नतीजा, लाखों की आबादी बाढ़ के संकट से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। द्वापर युग में कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया था। भरी सभा में दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। लेकिन कलयुग के दुशासन मुस्लिम मोहल्ले में दिखाई दिया है, जिसने बुर्का पहनी महिला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। उसकी तस्वीरें तो दिखाने लायक नहीं है कि उसने क्या किया, लेकिन योगी के राज में महिलाओं के खिलाफ हिमाकत करने वाले इस घिनौने शख्स का योगी फोर्स ने जो इलाज किया वो जरूर देखने अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा ये शख्स अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है।
महिला के साथ घिनौनी हरकत पर कान पकड़कर योगी फोर्स से कह रहा है, बस कैसे भी करके बचा लो। योगी फोर्स बदमाशों को बचाती नहीं, उनका अच्छे से इलाज करती है। तभी तो मुस्लिम मोहल्ले का दुशासन एनकाउंटर में लंगड़ा हो गया है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। महिला सुरक्षा पर योगी फोर्स को चैलेंज करने वाला ये आरोपी अब अस्पताल में कराह रहा है और रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन इसकी करतूत इतनी घिनौनी है कि इसके लिए और भी कड़ी सजा होनी चाहिए। ये वीडियो हम आपको पूरा क्लीन दिखा भी नहीं सकते। ये वायरल वीडियो यूपी के मुरादाबाद का बताया जा रहा है, जिसमें बुर्का पहने एक महिला गली से निकल कर आ रही है। तभी पीछे से एक शख्स आता है और महिला को पीछे से आकर पकड़ लेता है। महिला असहज हो जाती है और उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन ये घिनौना शख्स छेड़छाड़ करता रहता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। आरोपी की हर हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसका चेहरा दिखा तो योगी फोर्स ने एक्शन लेने में देर नहीं की। लेकिन आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बुर्के वाली महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी आदिल सैफी निकला, जिसे एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दबोच लिया है। मतलब धर्म देखकर नहीं, गुनाह देखकर योगी का एक्शन होता है। इसने ये भी बताया कि मैंने पुलिस को देख करके मैं इसलिए भागा कि शायद कल शाम के समय हमने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, दुर्व्यवहार किया था और उसी के संबंध में संभवतः पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसी से मैं भागा। और इसके बाद हम लोगों ने गहराई से उससे पूछताछ की। उसने उस घटना को स्वीकार किया जिसकी वीडियो आज वायरल हो रही थी। योगी फोर्स का आदिल से सामना तब हुआ था जब ड्रोन के बारे में पुलिस लोगों को जागरूक कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आदिल तभी बाइक से जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका तो उसने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान मुठभेड़ में योगी फोर्स की गोली उसके पैर में जा लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां वो अपनी करतूत पर माफी मांग रहा है। महिलाओं और बेटियों के साथ गलत करने वाले योगी फोर्स से बचते नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी आदिल कांड के उमरी गांव का रहने वाला है। डिप्टीगंज में एक निजी हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करता है। आदिल ने कुछ दिनों पहले भी 2 अलग अलग महिलाओं के साथ अश्लीलता की थी और एनकाउंटर के बाद आदिल के पास से बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आज ही पुलिस को सूचना मिली थी, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी टीम एक्टिव भी थी इसको पकड़ने के लिए। ये वहाँ आज मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसमें आज इसको हॉस्पिटल में लाया गया है। देखिए, ये इंटेंशनली किया है और इसने बताया कि मुझे मतलब एक हमारी बदनीयती थी इस घटना को करने में। आदिल ने जो पहले किया, इस बार भी वही सोचा था कि वो करके बच जाएगा। तभी उसने अकेलेपन का फायदा उठाकर बुर्का वाली महिला से छेड़छाड़ की। मगर इस बार योगी फोर्स ने न सिर्फ आदिल को उसके किए की सजा दी, बल्कि योगी फोर्स ने ये साबित कर दिया कि यूपी में धर्म नहीं, अपराध देखा जाता है और उसका सटीक इलाज किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान में रची गई उस साजिश को नाकाम कर दिया है जिसे 5 अगस्त के मौके पर अंजाम दिया जाना था। एक ऐसी तारीख जिसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए जाना जाता है। एटीएस ने साजिश को अंजाम देने में जुटे लश्कर के एक मोहरे को अमरोहा से और दूसरे को 1490 किलोमीटर दूर ठाणे के बदलापुर से शिकंजे में लिया है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में शरिया वाली साजिश फिर नाकाम। फेल हुआ लश्कर का प्लान रिवाइविंग इस्लाम। अजमल अली निवासी अमरोहा और डॉक्टर उसामा माज शेख निवासी बदलापुर महाराष्ट्र, यही वो 2 चेहरे हैं जिन्हें अपना मोहरा बनाकर पाकिस्तान में बैठा लश्कर चीफ हाफिज सईद भारत में इस्लामिक राष्ट्र और शरिया की स्थापना वाली साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ ने अमरोहा के गांव देहरा के रहने वाले
अजमल अली को गिरफ्तार किया है। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक अजमल पाकिस्तान में बैठे लोगों के सीधे संपर्क में था, जहां से उसे रिवाइविंग इस्लाम वाले प्लान को अंजाम देने के निर्देश मिल रहे थे। क्या है ये प्लान, इसको समझिए। अजमल ने एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा था जिसमें 400 पाकिस्तानी जुड़े हुए थे। इस ग्रुप का एडमिन भी पाकिस्तानी ही था, जो वहीं से अजमल को संदेश भेजता था। अजमल को जिहाद फोर्स तैयार करने का मिशन मिला था। इस फोर्स के जरिए भारत में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने और शरिया की स्थापना का प्लान था। सूत्रों की माने तो ये सारा प्लान लश्कर चीफ हाफिज सईद का है, जो अपने साथी और संगठन के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह की हत्या से भड़का हुआ है और हत्या का बदला लेना चाहता है। देश विरोधी गतिविधियों के लिए बनाए गए रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप से जुड़े हुए 2 मेंबर्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक अमरोहा का रहने वाला है। ये ग्रुप पाकिस्तान के 3 नंबर के ग्रुप एडमिन से ऑपरेट होता था। ऐसे में अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल पर जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों को इस ग्रुप पर एक मैसेज भी डिकोड हुआ है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आतंकी सैफुल्लाह की मौत का बदला लेना है। जी मीडिया अजमल के गांव देहरा पहुंचा और वहां के लोगों से उसके बारे में जानने की कोशिश की। अजमल के परिवार को आशंका है कि उसका ब्रेन वॉश कर उसे देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है। अजमल को किसी ने ब्रेन वॉश करके उस ग्रुप में शामिल कर दिया? हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है ब्रेन वॉश करके। भाई मोबाइल सुनते सब बच्चे सुनते हैं, तो उसके भी हाथ में मोबाइल था। लेकिन हमें तो ऐसी गतिविधि की किसी का पता ही नहीं। और उस लड़के से भी अब पता चल रहा है। अजमल के गांव देहरा में रहने वालों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अजमल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। ये बताइए जी, अजमल अली जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया, कैसा लड़का था? कभी आप लोग को लगता था कि वो इस तरह के ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकता है? ना, बढ़िया लड़का था, बढ़िया परिवार है साहब जी। हाँ, और क्या नाजायज फांसा गया उसे। अच्छा सर, वो लड़का काफी मतलब बहुत सीधा सज्जन लड़का था, लेकिन उसका जो है माइंड जो है ब्रेस करा गया है। हाँ। वो ऐसा लगा नहीं, ना समझी में उसने ये कदम उठा लिया होगा। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चे या जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं होती, थोड़ा दीनी तालीम की तरफ अपना कुछ भी रुख स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, सही परिवार का लगा है। अजमल के परिवार और गांव वाले भले ही उसके मंसूबों से खुद को अनजान बता रहे हों, लेकिन एटीएस का खुलासा तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अजमल के बनाए सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए एटीएस को महाराष्ट्र के बदलापुर में बैठे डॉक्टर उसामा माज की खबर मिली, जिसे अजमल अपना मेंटर मानता था। शिकंजे में रिवाइविंग इस्लाम का डॉक्टर। आरोप है कि उसामा माज शेख पाकिस्तानी आकाओं की मदद से भारतीय मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने वाले एक बड़े ऑनलाइन नेटवर्क को चला रहा था। उसामा के पास से 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। खबर है कि इनसे कई संवेदनशील जानकारियां हाथ लगी हैं। उसामा ने हाल ही में हैदराबाद, गुजरात और आगरा जैसे कई शहरों का दौरा किया था। इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जी मीडिया की टीम बदलापुर स्थित उसामा के घर पहुंची, उसके परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सामने नहीं आया। उसामा को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यूपी एटीएस ने जो पूरा का पूरा प्रेस नोट निकाला, उसमें बेहद आपत्तिजनक गंभीर आरोप उसमें लगाए गए हैं। पहला जो लगाया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया रिवाइव इस्लाम के नाम से, जिसमें 400 पाकिस्तानी जुड़े हुए थे। गजवा हिंद की साजिश रची गई, कई लोगों को रेडिकलाइज करने का काम हो रहा था। ऐसे गंभीर आरोप उसामा के ऊपर लगाए गए। उसामा का परिवार का पक्ष जानने के लिए हम यहाँ बदलापुर में आए हैं। हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर इस वक्त मीडिया से अपनी बात नहीं रख रहे हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो उस पर परिवार का क्या कहना। एटीएस की शुरुआती जांच के मुताबिक अजमल और डॉक्टर उसामा का मकसद देश में सांप्रदायिक नफरत भड़काना और जिहाद के जरिए शरिया कानून का प्रचार प्रसार करके गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए एक हिंसक आंदोलन की जमीन तैयार करना था। लेकिन ये साजिश अब नाकाम हो चुकी है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं,
इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अजमल को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, जबकि उसामा को उल्लासनगर की एक अदालत में पेश कर यूपी एटीएस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। एटीएस सूत्रों ने बताया कि अब इस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों, जिनमें संभावित विदेशी संचालक और स्थानीय सहयोगी शामिल हैं, इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दूं आपको, हरिद्वार मोतीचूर रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। एक बड़ा पत्थर पटरी पर गिरा है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। रेलवे अफसर मौके पर तैनात हैं। कई ट्रेनों के इस वजह से आवागमन पर काफी असर पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर एक पत्थर गिरने की वजह से ये रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत का काम अब चल रहा है। बारिश हो रही है, ऐसे में पहाड़ दरक रहे हैं। उसी के चलते ये पत्थर रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से गिरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग का एक निर्देश पढ़ा और पढ़ते ही गुस्से से तमतमा गए। इतना कि तुरंत पंचायती विभाग के एक आला अधिकारी को निलंबित करने का ऑर्डर दे दिया। असल में पंचायती विभाग के इस निर्देश पत्र में लिखा था कि यूपी के सभी ग्राम पंचायतों पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन लेना है। इतने तक तो ठीक था, लेकिन इस पत्र में यादव और विशेषकर मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया गया था। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय के पहियों पर चलता है। कानून के पंजे अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाते हैं। जाति, धर्म या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं। योगी आदित्यनाथ का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, लेकिन संयुक्त निदेशक पंचायती राज सुरेंद्र नाथ सिंह ये समझ ही नहीं पाए, लिहाजा सस्पेंड कर दिए गए। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगे से इस तरीके का अगर विवादास्पद आदेश दिया गया तो उन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपने संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह को सस्पेंड करने का एक्शन क्यों लिया। बलिया के डीपीआरओ अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने 2 जुलाई को जिले के सभी विकासखंड अधिकारियों को एक ऑर्डर जारी किया। ये ऑर्डर निदेशक पंचायती राज की ओर से 29 जुलाई को जारी आदेश का हवाला देते हुए किया गया था। इस ऑर्डर में 2 जाति विशेष के लोगों द्वारा गांव की सार्वजनिक जमीनों पर किए गए कब्जे को खाली कराने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। डीपीआरओ बलिया का यह आदेश जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। मुस्लिम और यादव का विशेष रूप से नाम आने के बाद जांच शुरू हो गई। पता चला कि पंचायती राज निदेशक अमित सिंह की जानकारी के बिना ही संयुक्त निदेशक एसएन सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया था। 18 में एक पत्र थ्रू सीडीओ डीपीआरओ को गया था पंचायती राज निदेशालय से, और डीपीआरओ ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा और वो पत्र जारी किया। उन्होंने उसको निरस्त भी कर दिया, बट उन्होंने गलती करी है और उसको तत्काल उन्होंने वापस भी ले लिया। यूपी पंचायती राज विभाग की ओर से जारी ये पत्र यूपी के सभी जिलाधिकारियों, मंडलीय उपनिदेशकों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया था। इसमें यूपी की 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पत्र में विशेष रूप से यादव जाति और मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा किए गए कथित कब्जे का जिक्र किया गया था। संयुक्त निदेशक को सस्पेंड किया गया है। उनकी जांच जारी है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। तो एक बात साफ संदेश है कि प्रदेश में कहीं भी अगर जमीन पर कब्जा होगा तो वो बचेगा नहीं, लेकिन कोई भी कार्रवाई जाति और धर्म के आधार पर नहीं होगी। अवैध कब्जे से मुक्ति का अभियान योगी के सत्ता में आते ही शुरू हो गया था। विपक्ष ने हंगामा भी खड़ा किया था कि अवैध कब्जे के अभियान में योगी सरकार का टारगेट मुसलमान है, लेकिन विपक्ष की थ्योरी बुलडोजर से गिरती दीवारों की तरह भर भरा कर गिर गई। एक तरफ जहां यूपी में योगी सरकार सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चल रही है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की इन कोशिशों में पलीता लगा रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ डंडा चलाकर
क्लियर कर दिया है कि सरकार संविधान से चलती है, उसके टारगेट पर माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, साजिश करने वाले लोग हैं, ना कि कोई जाति और धर्म। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने बयान दिया है उत्तरकाशी में बहुत मौसम खराब है। उन्होंने कहा कि सेना को हमने अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां तैनात हैं। सीएम पुष्कर धामी भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बात की जानकारी बलूनी ने दी मीडिया को। देखिए, बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही दुख देने वाली घटना हुई है और जैसे ही घटना की जानकारी मिली हमारा जो स्थानीय प्रशासन है वो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुँच गया और ये जहाँ पर घटना हुई है उसके आसपास हमारी आईटीबीपी, एसएसबी और आर्मी की मौजूदगी भी है। तो सभी लोग तुरंत मोबिलाइज होकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए थे। राज्य प्रशासन के द्वारा भी जो समस्त लोग हैं वो उसको ठीक से रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा लगातार इसके समन्वय हो रहा है। राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर पूरा ऑपरेशन को कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पूरे जो ऑपरेशन है इसको नज़दीक से देख रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार संपर्क में भी हैं। माननीय गृह मंत्री जी से अभी हम उत्तराखंड के जो गढ़वाल के सांसद हम तीनों लोग मिले भी थे तो उनके द्वारा भी बताया गया कि ऑपरेशन को बहुत तेज़ी के साथ क्या युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। आर्मी की मौजूदगी वहाँ पर ऑलरेडी है ही और जो हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं 2 को रेस्क्यू के लिए स्टैंड बाय पे चंडीगढ़ में रखा गया है। इसी प्रकार से सहारनपुर का जो एयरबेस है हमारा MI-17 का, वहाँ पर उनको भी तैयार रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पे उनकी भी उपयोग किया जाएगा और तेज़ी के साथ ऑपरेशन चल रहा है और हम लोगों की प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं, जो लोग चोटिल हैं, उनको तुरंत उपचार और चिकित्सा सुविधा मिले। हम भगवान बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि कम से कम जानमाल की हानि हो। चीन ने भारत की जमीन हड़पी है। कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जोरदार फटकार लगा दी। आज पूरी कांग्रेस लाव लश्कर के साथ राहुल के सच्चा भारतीय होने नहीं होने को लेकर के अटैकिंग मोड में देखी। लेकिन इन सब का नतीजा हुआ कि पीएम मोदी ने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि उनका बचपना तो देश ने देख लिया। यह मामला ऐसा ही है जैसे आ बैल मुझे मार। वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बचपना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। देश ने उनका बचपना देख लिया। देश के नेता प्रतिपक्ष पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए हमला है। सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी के सच्चा भारतीय होने पर उठाए गए सवाल के बाद, अपने शीर्ष नेता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब पीएम मोदी के बयान ने कांग्रेस पार्टी के मर्म पर चोट कर दी है। मुश्किल यह है कि सच्चे भारतीय होने पर सवाल सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का नहीं। लिहाजा कांग्रेस को अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नागवार लग रही है। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। कोर्ट की ये टिप्पणी कि एक भारतीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़ी और नसीहत क्या होगी श्रीमान राहुल गांधी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने का सबूत मांग रही कांग्रेस अब देश की सर्वोच्च अदालत के सबूत मांगने पर चिड़ी हुई है। अभिव्यक्ति की आजादी, सच्चे भारतीय होने का सवाल, भारत की जमीन पर कब्जे का झूठा प्रचार, लेकिन बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस वाली थ्योरी के मुताबिक कांग्रेस अब अदालत पर ही हमलावर दिख रही है। आगे बढ़े उससे पहले देखिए कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। नंबर 1, आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है। नंबर 2, आपकी जानकारी का आधार क्या है। नंबर 3, सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। एक तो माननीय अदालत की फटकार और ऊपर से राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सवाल।
कांग्रेस को खल गया। पूरी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से खफा है कि कौन है सच्चा भारतीय, कौन तय करेगा। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो करते। मामला बहुत पेचीदा है। कांग्रेस की लड़ाई अब की बार सरकार से नहीं है, संविधान पर नहीं है, अदालती है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर जो कहा है उसे क्लियर करने के लिए 3 और पॉइंट समझिए। जब सीमा पर तनाव हो तब ऐसी बात कैसे कही जा सकती है? बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर क्यों, संसद में क्यों नहीं बोले? श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है, वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। जो लोग संविधान को लेके देश भर में घूम रहे थे, वह सबसे बड़ा संविधान विरोधी लोग हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की नेता और उनकी पूरा तमाम कुनबे को थोड़ा भी संविधान के प्रति सम्मान होता, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी दिया है, आप भारत के बारे में, भारत के साथ आपके संबंध क्या हो, आप भारतीय हो क्या, यही एक सवाल उठा है। राहुल गांधी पर इस वक्त मानहानि के कई केस चल रहे हैं। कई बार अपने बयानों के चलते राहुल गांधी ने माफी भी मांगी, लेकिन अब की बार अदालत की ओर से राहुल गांधी के चीन को ताकतवर बताने वाले बयान पर जो टिप्पणी की गई है, उस पर राहुल की पार्टी अदालत पर ही अटैकिंग मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बुरहानपुर के उस जल्लाद की जिसकी इश्क में नाकामी और धर्मांतरण की जिद ने एक हिंदू बेटी की जिंदगी खत्म कर दी। बेरहमी से भाग्यश्री का कत्ल करने वाले रईस खान पर नया खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती तो उसकी जान बच जाती। तो क्या कट्टरपंथी ने उसे मजहब के लिए मार डाला? अब बुलडोजर से उसी रईस की हेकड़ी निकाली जा रही है। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। हिंदू बेटी के इन्हीं शब्दों ने कट्टरपंथी का खून खौला दिया और रईस खान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ कुंठित तो छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। हिंदू बेटी का सिर तन से जुदा तो मोहन का बुलडोजर गरजा। रईस खान के गुनाह का बुलडोजर ने हिसाब कर दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक हिंदू महिला की हत्या का मामला गरमाता जा रहा है। इश्क में नाकाम रईस खान ने भाग्यश्री धानुक का गला काट दिया तो पूरे इलाके में हंगामा मचा है। लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया तो मोहन फोर्स ने आरोपी रईस के ठिकानों को बुलडोजर से रौंद डाला। मोहन सरकार के आदेश पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने नेपा नगर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी अवैध टपरी और तबेले को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। रईस ने भैंसों का तबेला बना रखा था। लाखों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक रईस खान के संजय नगर और आंगनबाड़ी के पीछे बने टीन शेड को भी बुलडोजर ने तोड़ दिया। बुलडोजर एक्शन के बीच रईस के गुनाहों पर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि रईस खान 35 साल की भाग्यश्री धानुक से जबरन शादी करना चाहता था। इसके लिए रईस ने भाग्यश्री पर धर्मांतरण का दबाव बनाया और इस्लाम कबूलने को कहा। भाग्यश्री ने सनातन धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि धर्म बदलकर शादी नहीं करूंगी। दावा है कि रईस के खिलाफ भाग्यश्री ने शिकायत की थी तो पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया था। इसी के बाद उसने कत्ल कर दिया। ज्ञापन देने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि बुरहानपुर पुलिस की लापरवाही से हिंदू लड़की की जान गई। पुलिस ने लड़की से 5,000 रुपए भी लिए थे। यानी रईस के चंगुल से भाग्यश्री निकलना चाहती थी। इसी से भड़के कट्टरपंथी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना पर बागेश्वर बाबा भी भड़के हुए हैं।
हिंदू बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। बागेश्वर बाबा हिंदुओं को समझा रहे हैं और बुलडोजर अपना काम कर रहा है, लेकिन अब कानून की बारी है जो रईस की अकड़ निकालेगा और उसके गुनाहों की सजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।